अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी और सब सर को जानते हैं, आपके चैनल्स भी देखते रहते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे दोबारा अवेलेबल है। थैंक यू सर। सर बजट आ रहा है आपके यहाँ? अच्छा, हमारे यहाँ जब बजट आता है ना तो हमें पहले से यकीन होता है कि पिछले बजट से खराब ही होगा और महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस होंगे। हमारा बजट आप जानते हैं आईएमएफ से ही डिक्टेशन लेके बनाया जाता है। आपके यहाँ बजट किस तरह बनता है और आपके ख्याल से मोदी जी की थर्ड टर्म में क्या चैलेंजेस उनको सामने होंगे बजट को लेकर? देखिए, दो चीजें। पहला, आप कह रहे हैं बजट कैसे बनता है। तो जहां तक मैं बजट के बारे में जानता हूं अपने वैसे प्रिपरेशन में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो नॉर्मली आप देखेंगे जब भी बजट बन रहा होता है तो प्रेसिडेंट हाउस में एक ब्लॉक है जिसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, वो पूरा फाइनेंस वालों का होता है। उसमें क्या किया जाता है, जिस टाइम बजट बनता है तो पूरे इंडिया से, हर डिपार्टमेंट से, हर जगह से, जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, चाहिए होते हैं, वो सब ले लिए जाते हैं। जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट होता है वो, कि पिछले साल आपका क्या खर्चा था, अगले इस साल का एस्टिमेटेड खर्चा क्या है, और अगले साल आप कितना एस्टिमेटेड बजट चाहते हैं। तीन की रिपोर्ट सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग तरीके से मंगवा ली जाती है। जो भी इनकम होती है वो मंगवा ली जाती है, एक्सपेंडिचर होता है वो मंगवा लिया जाता है। ले जाके इनको जब बजट बनाना शुरू करते हैं तो 2 महीना पहले, अप्रोक्सीमेट 2 महीना पहले, जितने अप्रोक्सीमेट 250 के करीब ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग फिगर्स के अकॉर्डिंग 200 से 250 के करीब ऑफिसर्स होते हैं, यहां तक कि उनमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होती हैं, वो सब उनके मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं। वो 200-250 बंदे 2 महीने तक बैठकर एक एक रुपए का हिसाब कर रहे होते हैं और बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्रोसेस है। इस उस पर्टिकुलर 2-2.5 महीने में इंटरनली प्राइम मिनिस्टर की एक आधे से मीटिंग हो जाए सो हो जाए, वरना अंदर का एक भी ऑफिसर 2.5 महीने तक बाहर नहीं आता। उसे वहीं रहना होता है, अपने घर वालों तक से बात करने की परमिशन नहीं होती है। इतनी सिक्योर्ड और इतने जिसे कहते हैं कि बहुत कॉन्शियसली ये बजट बनाया जाता है। और उसके बाद जब अगले दिन जैसे बजट वो करना है, जब तक वो बुकलेट भी प्रिंट आउट नहीं हो जाती, इकोनॉमिक सर्वे की, इंडिया ईयर बुक की, और एक तीसरा बजट, तीनों का तीनों जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टैब्लिश नहीं हो जाता और गैजेट की फॉर्म में नहीं आ जाता, प्रिंट आउट होने तक बाहर किसी को नहीं पता होता कि बजट में क्या आ रहा है। इतनी सीक्रेसी बरती जाती है। जिस टाइम हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खड़ी होकर बजट बोल रही होती हैं, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है। जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे जारी हो कि भारत कहां खड़ा था, क्या क्या सारा डाटा है, डिटेल्स क्या क्या है, वो कल इकोनॉमिक सर्वे जारी हो गया। इकोनॉमिक सर्वे के बाद अब बजट आ जाया है कि उसके अकॉर्डिंग हमने ये बजट बनाया, तो वहां उस बजट को देखा जाता है, उसके हिसाब से रखा जाता है। जब जैसे जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही होंगी, वैसे वैसे पब्लिक को पता लग जाता है कि बजट। तो ये सीक्रेसी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि कोई भी डिपार्टमेंट का इंसान या कोई भी डिपार्टमेंट या पॉलिटिकल पार्टी या कोई बिजनेस क्लास या कोई शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाला, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि बजट में आएगा क्या। क्योंकि वो तो सारा प्रॉफिट कमा जाएंगे ना। प्रॉफिट और लॉस के भाई अगर पहले ही इंफॉर्मेशन होगी तो प्रॉफिट और लॉस उसी हिसाब से हो जाएगा। यहां हमारे यहां सीक्रेसी ऐसे होती है। तो ये है बजट। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मोदी 3 के सामने चैलेंजेस। देखिए मैडम, एक्चुअली क्या था, मोदी 1 के सामने चैलेंजेस थे। इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ था, हालत खराब थी, हम मानते हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे तो बैंक्स जो थे वो क्रैश होने की कंडीशन में थे। हमारे यहाँ फॉरफिट करेंसीज जो थी, या जो कहें कि ब्लैक करेंसी, जो एक तो होती फॉरफिट करेंसी, यानी नकली नोट जो है वो बहुत ज्यादा थे। दूसरा, हमारे यहाँ ब्लैक मनी बहुत ज्यादा थी। तीसरा, हमारे यहाँ बैंक्स की हालत खराब थी। चौथा, अगर हम देखेंगे तो टैक्सेशन सिस्टम इतनी बुरी सिचुएशन में था कि आपको पागल हो जाएगा आदमी, 60 तरीके के टैक्स दे दे के, छोटे बड़े, तो वो टैक्स चोरी करता था।
पांचवा, हमारे यहां बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोग कनेक्टेड नहीं थे। तो असलियत में जो मोदी 1 में रिफॉर्म किए और मोदी 2 में रिफॉर्म किए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जो देख रहे हैं, मोदी 1 में क्या किया, सबसे पहले कि गवर्नमेंट फर्स्ट, एनडीए फर्स्ट में या मोदी फर्स्ट में क्या किया गया, सबसे पहले हमारे यहां जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। उन जीरो बैलेंस अकाउंट में हमने क्या किया, जितने भी हमारे लोग थे उन सबके बैलेंस, मतलब अकाउंट खुलवा दिए गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ज्यादातर। और जीरो बैलेंस अकाउंट खुलने से क्या हुआ कि हर आदमी के पास अपना एक अकाउंट था। अच्छा, लोगों को लगा कि खाते इसलिए खुलवाए जा रहे हैं ताकि सबको मोदी जी 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। अब मोदी जी किसी को 1 रुपया ना दे तो 15 लाख रुपए की बात करें, लेकिन खेल बढ़िया कर गए कि जो अकाउंट जुड़ गए ना मैडम, उससे क्या हुआ, पहले तो कहा सारे जीरो बैलेंस खुलवा लो, सबने जीरो बैलेंस खुलवा लिया। दूसरा, मोदी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जितने भी आप लोग हैं सारे के सारे अपना आधार कार्ड नंबर उस बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो, कि जो मैं पैसे भेजूं मुझे पता तो हो किसको भेजना है। लोगों ने भाग भाग के वो केवाईसी, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड से लिंक भी करवा लिया। मैडम आप मानेंगे, असली इकोनॉमिक रिफॉर्म तब हुआ था। हमारे यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जैसे ही सैलरी कैश मिलने की जगह अकाउंट में आने लगी, ऑन द वेरी मोमेंट पता लगा 9,000 एम्प्लॉइज ऐसे निकले जिन्होंने सैलरी लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो थे ही नहीं, वो घोस्ट एम्प्लॉइज थे। अब सोचकर देखिए, 9,000 लोगों की सैलरी जो पिछले 20-30 साल से जा रही थी वो बंद हो जाएगी, तो वो घाटा बचेगा नहीं बचेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग लोगों को पैसे जाते थे और एक बड़ा अमाउंट मदरसा एजुकेशन पर जाता था। यूपी के अंदर मदरसा एजुकेशन में 1.35 लाख स्टूडेंट्स, यानी 1,35,000 स्टूडेंट्स जो थे वो गायब हो गए, जैसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा के मोदी ने कहा कि पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। कैन यू इमेजिन, 1,35,000 स्टूडेंट्स जो पर मंथ पैसे ले रहे थे वो गायब हो गए। ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट्स थे जहां पर जो घोस्ट एम्प्लॉइज, घोस्ट बेनिफिशियरीज थे वो सारे गायब हो गए। आप कह रहे गवर्नमेंट के पास पैसा पहले भी था, आज कैसे आ गया, क्योंकि वो जो लीकेज थी वो बंद कर दी। लीकेज बंद हो गई तो गवर्नमेंट को, मतलब पहली बात तो यार अपने आप ही इतने सारे एम्प्लॉय कम हो गए, गवर्नमेंट को पैसा आना बंद, पैसा बचना शुरू हो गया। एक दूसरा, मोदी जी ने जब नोट बंद किए ना, तो एक पार्ट तो ये था कि फॉरफिट करेंसी बाहर निकल गई, लेकिन दूसरा पार्ट जो था वो ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कि मैडम उसमें हमारी लोगों को, क्योंकि 2 महीने तक आपके पास कैश ही नहीं है, अब 2 महीने तक कैश नहीं है तो आपको तब इंटरनेट फैसिलिटी भी, ये सब चीजें हैं, तो वहां पर फोन पे और पेटीएम यानी डिजिटल जो ट्रांजैक्शन थी वो बढ़ गई। आज हमारी अप्रोक्सीमेट 70% जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल है, यानी हमारे यहां नोट यूज करने की हैबिट हो गई खत्म। उस चीज से 2 फायदे हुए। एक, बैंकों के पास पहले जो 10-20 हजार रुपए वाली ही सेविंग्स होती थी, अब एक बात बताइए, छोटा सा कोई वेंडर है, बहुत छोटा सा, उसको 2,000 रुपए, 3,000 रुपए उसको बैंक अकाउंट में मिल गए, तो क्या वो अपने बैंक से वो 3,000 रुपीज निकालेगा या कैश में छोटा मोटा काम चला लेगा? मैम आदत होती है ना, बैंक में लास्ट में हाथ लगाएंगे, बैंक में तो पैसा निकालेंगे ही नहीं। मैडम असर ये हुआ, हमारे बैंक के पास पैसा ऑलरेडी लोगों का स्टैब्लिश होने लग गया। बैंकों के जो बैंक डूबने जा रहे थे, उन बैंकों के पास इतना पैसा आ गया कि हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने 2022-23 के अंदर रिलायंस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा के दे दिया। मैडम गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे दो तो आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म किस लेवल पर हुआ। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लोग डिस्कस नहीं करते प्लेटफॉर्म्स में जाकर कि लोग मोदी को पसंद क्यों करते हैं। हमारी मार्केट में पैसा कहां से आया, वो यहीं से तो आया। अच्छा, जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं सब पे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, हमारे देश के अंदर 32 या नहीं 3.26 टाइम्स
बढ़ा है 2010 के कंपैरिजन में 2014 में, 2020 14 ईयर्स में 3.25 टाइम्स टैक्स बढ़ा है। अब कई बार तो गवर्नमेंट खुद मिस कर जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, जहां तक मुझे याद है कि अप्रोक्सीमेट 6 या 6.5% के अकॉर्डिंग हम ग्रो करेंगे। वो ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास निकल के आई है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अंदाजा नहीं लगा पा रही कि असलियत में हमारा मशीनरी या पूरा सिस्टम जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पर चल रही है। अंदाजा होता है, लेकिन कई बार एक प्रिकॉशन होता है ना कि 8% ज्यादा ना बोल दे, तो इसे 6% बोल रहे हैं इस बार भी। और यही रीजन है, बहुत कम कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपना असेसमेंट जो बताती हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इससे ज्यादा असेस करके बताती हैं कि गवर्नमेंट भले ही 6% कह रही है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इंडियन इकोनॉमी 7.5 से लेकर 8% के आसपास ग्रो करेगा। वो इसीलिए तो पॉसिबल है क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। अब सवाल उससे अगला है कि जो रिफॉर्म्स किए उसका रिटर्न क्या है। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, टोल टैक्स, मैम सोचकर देखिए, टोल टैक्स पहले कैश। मेरे को याद है, मैं जब कार मतलब अपना इधर से उधर जाता था, बाय कार जाता था, तो मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जो फोन वगैरह जहां रख लेते हैं कार के, उसके अंदर मेरे पास खुले जो चिल्लर पड़ी हुई थी मैडम, वो चिल्लर ही 1200 रुपए थी। चिल्लर 1200 रुपए का मतलब ये है कि क्योंकि कहीं भी टोल प्लाजा होता उसमें वो 500 का नोट देते या 1000 का नोट देते, तो वो रिटर्न के अंदर हमारे को वो अमाउंट दे देता खुले, और वो खुले वही पड़े रह जाते, सिक्के इस्तेमाल कौन करेगा। 1200 रुपए पड़े हुए थे। आज टोल प्लाजा के ऊपर आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन कर दी, कैश है ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होना चाहिए। मैम, जो टोल प्लाजा के ऊपर जितनी बेईमानी होती थी, आप ये देखिए, 18 लाख करोड़ का अगर एनएचएआई, नेशनल हाईवे एजेंसी ऑफ इंडिया जो है, उसके अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके पास 18 लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो 18 लाख करोड़ रुपए टोल टैक्स से तो पैसे आ रहे थे, तो कैश में बिचौलिए खा जाते थे। अब आ गया सारा ऑनलाइन, ऑनलाइन के अंदर मैडम सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उससे हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ, पैसे आए, उससे ही तो डेवलपमेंट हुआ है। अब मोदी गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो रिफॉर्म्स किए, वो मोदी 1 ने जो रिफॉर्म किया उसका बेनिफिट मोदी 2 में मिला। और लिटरली मैम, मुंबई एक्सप्रेस वे से लेकर कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो हमारी सरकार ने नहीं किया? लिटरली बहुत तेजी से किया। लेकिन अब आगे चैलेंजेस क्या है? माने या ना माने, हमारे पास जो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जिस तरफ चैलेंज को फेस कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। अब आपकी कंट्री इस चीज को नहीं सोच रही, शायद मैक्सिमम को पता भी नहीं होगा कि एआई क्या है, ऑटोमेशन क्या है, या चैट जीपीटी क्या है। ये ज्यादातर कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, बाकी कॉमन मैसेज को नहीं पता होगा, जो बिल्कुल ही अनअवेयर है। और जो मतलब कुछ लोगों का, मैडम यूं तो पढ़ी लिखी सोसाइटी को तो पता ही होगा। मैडम, हमारी इकोनॉमी के सामने भी जो चैलेंज है वो ये है कि वर्ल्ड इज स्विफ्टली मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। ये जो मशीनरी है, जिस मशीन के ऊपर काम करने वाला वर्कर, जो अभी वर्कर काम करता है, वो वर्कर्स खत्म हो जाएंगे दुनिया में, और रोबोट्स जो है वही फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे। ऐसे में वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होगी तो उसे कहां लेकर जाए? हाँ, बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर चैट जीपीटी आ जाता है और सब चीजें हो जाती है, तो पॉपुलेशन को या तो न्यूली फॉर्म में ट्रेन किया जाए ताकि वो तब भी, और दूसरा, अगर वो ट्रेन नहीं कर पाते हैं न्यूली फॉर्म में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और सारे के सारे गरीब हो जाएंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल जाएगा। अभी हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उस तरफ है। दूसरा, जैसे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% हो चुका है, यानी हम टोटल ट्रेड जितना करते हैं उसमें पहले हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4 to 4.5% होता था। अब वो घटकर जो है वो 0.7% हो गया, यानी हम एक्सपोर्टर कंट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले कंज्यूमर इकोनॉमी थे, अब एक्सपोर्ट हमारा इतना लेवल में बढ़ चुका है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो फॉरेन करेंसी उसे बचा पा रहे हैं। यही इसका असर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में दिखाई दे रहा है। $666 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में है, और उसको इस तरीके से हैंडल कर रही है कि $666 बिलियन जो है वो गोल्ड फॉर्म में जो अवेलेबल है, उस गोल्ड को भी इंडिया में ही मंगा लिया गया है, ताकि
और आप देखेंगे अभी 100 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वही बाहर रह गया, बाकी सारा का सारा गोल्ड जो है इंडिया में वापस आ गया है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे फॉरेन अकाउंट के अंदर पड़े हुए, वो एक अलग मैटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी में ये एक पार्ट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो चुका है, बैंकिंग पे काफी सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी ये गवर्नमेंट जिस तरीके से ब्लैक मनी और दूसरी चीजों के पीछे पड़ी हुई है, उस पर अटैक करना अभी और दबाव डालना जरूरी है। हालांकि कैश इकोनॉमी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट इस पे होमवर्क कर रही है, लेकिन देखते हैं आगे इसमें कितना ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। जी मैडम। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमारे यहाँ जैसे जब बजट बनता है तो एजुकेशन का बजट काफी कम होता है। लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी का बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन का कम होता है, जबकि एजुकेशन का ज्यादा, सिक्योरिटी का कम होना चाहिए। लेकिन आप क्या किस तरह से होता है? आप खुद टीचर हैं, आपके ख्याल से जो एजुकेशन का बजट है वो मुनासिब होता है? देखिए मैडम, हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी स्टेट के पास अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, सेंटर के पास अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कई मामलों में कि जो हम एजुकेशन पे कैलकुलेट नहीं कर पाते कि जो स्टेट्स हैं वो भी एजुकेशन पर खर्च करते हैं। यानी हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी भी मिलेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी। हमारे यहाँ स्टेट सिस्टम एजुकेशन भी मिलेगा, स्टेट बोर्ड मिलेगा और सेंट्रल बोर्ड भी मिलेगा। ये स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो सेंट्रल बोर्ड वाली फैसिलिटी को एंजॉय कर रहा है या स्टेट बोर्ड वाली। यानी अगर आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा के अंदर आपको स्टेट बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स भी मिलेंगे, और दिल्ली के अंदर जो नेशनल लेवल पर सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके स्कूल्स भी मिलेंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो सीबीएसई के लिए जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने एक और लेवल बना रखा है आईसीएससी, ठीक है, वो और भी हाई लेवल है। तो गवर्नमेंट आईसीएससी और सीबीएसई के लिए जिम्मेदार है तो उसके लिए बजट रखती है। गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जिम्मेदार है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बजट रखती है, और स्टेट जो है वो अपना बजट अलग रखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। अब सवाल यही आ जाता है कि गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास एजुकेशन पर खर्च करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो चुका है, हालांकि मैं उसका अपोज करता हूं और मैं बहुत ज्यादा उसका सपोर्टर नहीं हूं, कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब वो प्राइवेट जो है, जैसे मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 30-35,000 रुपीज पर मंथ, अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखेंगे तो 1 लाख रुपीज पर मंथ तो हमारे बच्चों की सिर्फ स्कूल एजुकेशन के ऊपर खर्च हो जाता है। इट्स अ क्वाइट हाई अमाउंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को, मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन पुरानी गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं होता था क्योंकि सारा तो ब्लैक में चला जाता था, तो स्कूल्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होता नहीं था। कुछ जगह पे तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे केजरीवाल ने कुछ जगहों पर एजुकेशन पर काम किया है, बाकी स्टेट्स काम नहीं कर रहे। सेंटर जो है वो कॉलेजेस अच्छे बना रहा है, यूनिवर्सिटीज अच्छी बना रहा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन के ऊपर अभी गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन उस एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा या बड़ा दारमदार या बड़ा जिम्मेदारी प्राइवेट एजुकेशन ने ले रखी है। तो प्राइवेट तो फिर प्राइवेट है, वो तो फाइनेंस अपना खुद का है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स ना होने की वजह से हमारे जो गरीब बच्चे हैं, हमारे जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है, चाहे वो किसी कास्ट से हैं, किसी रिलीजन से हैं, उसमें हमारा जो बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा, उसका लेवल अभी एजुकेशन का काफी ज्यादा लो है। इस चीज के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की तो हम हमेशा डिमांड करते ही हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी मैडम। सर एक चीज जिसका खैर बजट से तो ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक है, कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स या जो भी इदारे होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के दोनों में जो पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट होता है या एक ही चीज दोनों जगह पे फॉलो की जाती है? मैडम देखिए, एक्चुअली क्या होता है, दो चीजें आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब अगर हम सीधे लाइन में दें तो जो बुक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बुक्स एग्जैक्टली सेम है। दूसरा, जो टीचर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन लेवल आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है उसका क्वालिफिकेशन लेवल ज्यादा मिलेगा प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा नुकसान होता है उसका, वो ये है, रिजर्वेशन का सिस्टम है। और कुछ कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में वहां की वजह से आ जाती हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, अभी मैं पढ़ रहा था, शायद मैथ्स का मामला था,
कि मैथ्स में एक टीचर सेलेक्ट हो गया जिसके खुद के मैथ्स में 0 मार्क्स थे, क्योंकि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से था, वो सिलेक्ट हो गया। अब जो इंसान खुद मैथ्स में 0 मार्क्स लेके आ रहा है और वो रिजर्व्ड कैटेगरी से और वो सेलेक्ट हो गया है, तो वो आगे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल। तो ये एक बैक फायर करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, या यूं कहीं एक हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में इसलिए भी हम लोग नॉर्मली बच्चों को नहीं भेज पाते, क्योंकि कई मामलों में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के, अच्छा दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम्पिटेंट बंदे हैं वो भी किसी करप्शन की वजह से सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और तीसरा, मैडम, सरकारी आदमी है, उसको नौकरी से जल्दी से हटा तो सकते नहीं, अब सरकारी तो सरकारी होता है, तो वो नॉर्मली मेहनत करते भी नहीं है, और इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात बेकार हैं। इसलिए नहीं कि टीचर कमजोर है, इसलिए नहीं कि बजट कम है, बल्कि या सिलेबस अलग है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है वो इतना खराब है कि जो प्राइवेट, जो एक बात है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो हमेशा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो गवर्नमेंट स्कूल में खुद नहीं पढ़ा रहा, तो उसका बच्चा क्या पढ़ेगा। मैं तो अपनी क्लास में भी कई बार बहस कर बैठता था इस मामले में, कई बार एजुकेशन के ऊपर बोलता था, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स टीचर होते थे, तो वो कहते थे नहीं सर हमारे पेरेंट्स से पढ़ाते। मैंने कहा तुम खुद कौन से स्कूल में पढ़े ये बताओ, कि सर हमने पढ़े थे। तो बेटा तू प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ा क्योंकि तेरे माँ बाप भी जानते हैं कि तेरे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ाते। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्वालिफिकेशन, अच्छा मजे की बात यह, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की प्राइवेट स्कूल से सैलरी ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो वेस्ट हो रहा है टैलेंट, वो है जो हमारे यहाँ मदरसाज है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ही अलग बना दिया था। और क्या था कि मुस्लिम्स को रेगुलर स्कूल्स में जाने के लिए मोटिवेट ही नहीं कर पाता कोई। मुस्लिम्स को हमेशा कहते हैं गोल्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, कि तुम्हें सिर्फ वही चाहिए। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बेनिफिट कोई मुस्लिम स्टूडेंट जल्दी से उठा नहीं सकता। यही रीजन है इंडिया में, क्योंकि वो मदरसे से पढ़े हुए, मदरसे में अरे उर्दू पढ़ा दे तो भी चल जाए, मदरसे में पढ़ा रहे हैं अरबी और उसका मीनिंग बता नहीं रहे, और कुरान की आयतें याद करा के उसको कहते जा भाई हो गया तेरा काम। अब वो या तो हाफिज बनेगा या फिर वो मतलब मौलाना काजी यही बन जाएगा, मतलब वो इंजीनियर डॉक्टर तो जल्दी से बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मैथ साइंस पढ़ाया ही नहीं है। और प्रॉब्लम, अब आप लोग मतलब बहुत सारे मुस्लिम जो है वो योगी को खूब गालियां बकते हैं या बीजेपी को गालियां बकते हैं। मोदी का अभी भी स्टेटमेंट है कि मैं ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कंप्यूटर एजुकेटेड नहीं है। मैं ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में माउस हो और वो कंप्यूटर को हैंडल कर रहा हो। ये एक विजन है ना। अब ये विजन मुस्लिम्स को खुद ही पसंद नहीं आ रहा। मुस्लिम कह रहे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बोलने की, हमारे मदरसे तो बहुत अच्छे हैं। मोदी कह रहा भैया मदरसे के अंदर तुम्हें कंप्यूटर एजुकेशन नहीं दे रहे, कंप्यूटर पढ़ तो लो, तो नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, तू तो काफिर है इसलिए हमारे को धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अच्छा, कईयों को तो ये सुना है कि क्योंकि कंप्यूटर यहूदी ने बनाया तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो AK-47 तो पता नहीं किसने बनाई थी, डेटा से लेकर बम से लेकर न्यूक्लियर मशीन से लेकर सब चीजें तो उन्होंने बनाई है। जो मोबाइल इस्तेमाल करके बैठे हैं वो भी, और फेसबुक और ट्विटर से लेकर सारे के सारे यहूदी बैठे हुए होंगे, और उनको हो सकता है उन कंपनियों को CEO चलाने वाले CEO हिंदू बैठे होंगे। हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट है हसन निसार साहब, आई डोंट नो आपने उनका नाम सुना है कि नहीं, हसन साहब का। तो वो कहते हैं मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई इजाद की है जिसपे पूरा दिन बैठ के वो काफिरों को बद्दुआएं देते रहते ये जहन्नुम में चले जाए, कि तो हमने और कुछ इजाद नहीं किया। तो वही वाली बात है, वो जो देसी बेड होता है ना एक तरह के। अरे मैडम हरियाणा से है और हरियाणा में खाट आज भी चलती है, जिसे आप चारपाई कह रहे हो वो खाट, और सबसे बढ़िया नींद उसी पे आती है। बिल्कुल खाट, एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं हमने बस वो इजाद की है। तो हमारे यहाँ भी अब लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे। लेकिन बहरहाल लास्ट में मैं इधर पूछूंगी, सर आपके यहाँ जब बजट आता है तो आपकी पब्लिक डर जाती है हमारे यहाँ की तरह के, पता नहीं हर चीज महंगी हो जाएगी, फ्यूल भी और यूटिलिटी बिल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिलीफ देती है पब्लिक को? नहीं, हमारे यहाँ टैक्स रिलीफ मिल जाता है और बिजली, कोई चीज महंगी नहीं होती मैडम। क्या महंगा होगा? अब एक बात है, ये खाने पीने की चीजें, वो तो अगर मान लिया 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो गई है एक साल में, इतना बुरा थोड़ा है। अब 100 रुपए की चीज 500 रुपए की हो जाए तो पेनफुल है ना। 100 रुपए की चीज 105 रुपए की हो, 5 रुपए की हो गई, तो उसी हिसाब से सब एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारी चीजें सस्ती होती है, कई जगह टैक्स कम कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशान होता है शराब पीने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट्स की आदत होती है जब भी बजट पास होता है, गवर्नमेंट शराब और सिगरेट
इनके रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उनके रेट सिर्फ इसके रेट छोड़कर किसी के रेट नहीं बढ़ते, और वो अगर बढ़ भी जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, भाई शराब छोड़ दो, मर थोड़ा ना जाओगे भी ना पिए। उसके अलावा ना तो आपको बहुत ज्यादा पेट्रोल के रेट या डीजल के रेट या किसी चीज के रेट्स बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, गवर्नमेंट के बजट के ऊपर ध्यान इसलिए होता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं शेयर मार्केट वाले, कि गवर्नमेंट शेयर मार्केट वाले असलियत में बजट से गवर्नमेंट की पॉलिसी को जज कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन अपने बिजनेस पॉलिसी बनाता है, शेयर इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाता है, शेयर मार्केट अपना वैसे रिस्पॉन्ड करता है। आम आदमी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टैक्स रिबेट्स जब मिल जाती है, नॉर्मली जब भी टैक्स रिबेट्स मिलती है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है। आम आदमी जो है उसमें, जैसे अब मान लीजिए मिडिल क्लास है, अब उसका टैक्स जो स्लैब है वो मान लीजिए 7 लाख रुपए है, कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब गवर्नमेंट उसमें कई बार रिलीफ कर देती है कि यार चलो थोड़ा इसमें 20-30-50% और बढ़ा लो, तो उससे बेनिफिट होता है, लोग खुश होते हैं, लेकिन रहता उतना ही है। अगर हम ये सोचे कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, हाई तौबा मच जाती है, मैडम कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। कोई असर तो पड़े, क्योंकि टैक्स उतना ही आना है। गवर्नमेंट कई बार बेनिफिट में होती है कि यार हमने पिछले साल उम्मीद की थी कि अप्रोक्सीमेट 6 लाख करोड़ रुपए के करीब हमारे पास टैक्स कलेक्शन होगा। अब वो टैक्स कलेक्शन हो गया मैडम 8 लाख करोड़ रुपए या 9 लाख करोड़ रुपए, मैडम 6 की उम्मीद करी थी, 8 लाख आ गया। अब 2 लाख का मतलब आपका खर्चा थोड़ा हल्का हो गया ना। तो आप गवर्नमेंट जो है, टैक्स ही पहले ही इतना कलेक्ट हो गया कि आप आम आदमी से टैक्स बढ़ाओगे थोड़ा ना। और किस चीज का बढ़ाना, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक गाइड थोड़ा ना करता कि आपको 80-90 रुपए की यूनिट जो है बिजली की वो देनी पड़ेगी। हमारी पॉलिसी हम डिसाइड कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट कभी भी फिजिकल डिसिप्लिन से इधर उधर हटती नहीं है। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है, आपके यहाँ कोई फिजिकल पॉलिसी ही नहीं है, हमारे यहाँ फिजिकल पॉलिसी स्ट्रांग है। इवन कोरोना पीरियड में भी जब दुनिया ने लोगों को फ्री में चीजें बांटनी शुरू कर दी थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था। जब पूरी दुनिया टैक्सेस कम कर रही थी, फ्री में चीजें बांट रही थी, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर 25%, 30% महंगा हो गया था पेट्रोल। और मोदी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था फ्री में इंजेक्शन लगवाने हैं, फ्री में खाना खाना है, देश बचाना है, टैक्स देना पड़ेगा, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। लिटरली ऐसे, मतलब एक एटीट्यूड ये था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, टैक्स तो भरना पड़ेगा। और कंट्री के लोगों ने उस टाइम पर भी 30% पेट्रोल डीजल के टैक्स इंक्रीज को भी एक्सेप्ट किया था। और उसका बेनिफिट हमें तब मिला जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ और पेट्रोल के प्राइसेस आसमान में पहुंच गए। दुनिया को 2-3 गुना पेट्रोल के रेट्स करने पड़े, हमारे यहां बढ़ाई नहीं, क्योंकि पहले ही इतने इकट्ठे कर रखे थे पैसे। फिजिकल डिसिप्लिन, हमारे यहां कहा गया कि आपको 20 लाख करोड़ रुपए जनता को बांट देने चाहिए। मोदी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ फ्री में अनाज देंगे, दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, ताकि आदमी मरे ना। कमाना खुद है, कमाओगे खुद। आज भी 80 करोड़ लोगों को हमारे यहाँ फ्री में अनाज मिलता है। गेहूं, गंदुम जिसे आप कहते हो, गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, दालें मिल जाएंगी, शायद नमक भी मिल जाता है फ्री में। ये 5-7 चीजें मिल जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता फ्री में। कमाओ और खाओ। होना भी मैडम किसी भी घर के अंदर ये बजट जब फ्री में मिल जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग हमारी गवर्नमेंट की बुराई करते हैं कि यार हरिमोहन जी, क्या है कि हमारी आपकी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में रोजगार दे रही है, इसका फ्री में खाना खिला रही है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि असलियत में जो एक इंसान गरीबी से बाहर निकला है, उसे बेसिक सपोर्ट तो चाहिए ना। कई बार क्या होता है ना मैडम, आप ठीक पोजीशन पर पहुंच गए, उसके बाद कई बार आप वहां सेटल नहीं हो पाते, तो नीचे गिर जाते हो। तो नीचे गिरने वाले को खाने की तो प्रॉब्लम ना आए, ताकि वो रिस्क से तो बचा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ एक है कि आप बस क्लेम करो कि आपको खाने पीने की चीजें चाहिए, यानी आप इतने लेवल पे नहीं हो कि आपको राशन ना मिले, आपको राशन चाहिए, तो वो राशन गवर्नमेंट दे देती है। गवर्नमेंट का इसमें इशू है ही नहीं। आधे बांग्लादेशी, और मैडम कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे यहाँ पल रहे हैं फ्री का खा खा के, उतने में सरकार को वो दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज फ्री में नहीं। हाँ, बिजली जैसे 100 या 200 यूनिट फ्री मिलती है हमारे यहाँ। जैसे आपके यहाँ एक भी यूनिट बिजली फ्री नहीं होगी, हमारे यहाँ 100 या 200 यूनिट फ्री मिलती है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उससे गरीब आदमी को फायदा होता है। यहाँ पर 200 यूनिट पानी जो है वो फ्री मिलता है हर जगह पर।
जैसे हमारे यहाँ किसान है, खेती बाड़ी करने वाला, उससे हम 1 रुपया टैक्स नहीं लेते, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो, तो उससे बेनिफिट है, तो उससे एग्रीकल्चर बढ़ता है। तो हमारे कुछ चीजें जो है उसमें टैक्स नहीं लगता, बाकी कुछ चीजें फ्री हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हमें इतना प्रेशर झेलना नहीं पड़ता और सब चीजें नॉर्मल चलती है। जी मैडम। बिल्कुल सर, और ये यकीनन एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आप लोग जाहिर IMF से डिक्टेशन नहीं लेते, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक ले रहा है। पता नहीं हम उसमें से कब निकल पाएंगे, लेकिन बहरहाल बहुत चीजें जो है वो समझने को मिली आज आपसे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू।